नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और हम बात कर रहे हैं आज के नतीजों पर। चलिए, लेकिन उससे पहले हम आपको ले चलते सीधे महाराष्ट्र, जहां पर देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी, रामदास अठवले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस एकता का ये विजय है, जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है, ऐसा मैं मानता हूं। और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूं, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नड्डा जी है, हमारे राजनाथ जी हैं, हमारे नितिन गडकरी जी है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो चुनाव के प्रभारी है, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री है, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी पार्टी ताकत से हमारे साथ खड़ी हुई। और सबसे महत्व की बात है, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी, हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक बहुत अच्छा यहाँ कार्य संपन्न हुआ। हमारे भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे शिवप्रकाश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो हमारे सारे अलग अलग प्रांतों से भी जिन लोगों ने हमको मदद की, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पीयूष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे, तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था, मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापिस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। मला असं वाटतं की कुठल्याही लोकशाहीमध्ये एक चांगला विरोधी पक्ष असणं हे गरजेचं आहे। त्यामुळे जे काही विरोधी पक्षाचे लोक निवडून आलेले आहेत, त्यांचा आम्ही सन्मान करू। त्यांचा आवाज छोटा असो की मोठा असो, ते ज्या योग्य गोष्टी सांगतील त्या योग्य गोष्टींवर आम्ही त्यांना प्रतिसाद मराठी आम्हाला ते माहितीच होतं। जर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा जिंकला तर तिथलं ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ, परफेक्ट, एकदम जनमताचा कौल, लोकशाहीचा विजय। आणि महाराष्ट्रामध्ये हे धाराशाही झाल्याबरोबर लोकशाही खतऱ्यात आलेली आहे, ईव्हीएम प्रॉब्लेममध्ये आहे, ईव्हीएम टॅम्पर झालेला आहे। मला असं वाटतं की कुठेतरी अशा परिस्थितीमध्ये आत्मचिंतन केलं पाहिजे आणि खरी कारणं काय, मला काही त्यांना सल्ला द्यायचा नाही आहे, मी थोडा बोलही नाही आहे, पण कधीतरी त्यांना खरी कारणं काय याचा विचार करावा। मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्न पाहिली असे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधल्या बड्या नेत्यांचे या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पराभव झाला। असं लोकशाहीची हीच खरी मला असं वाटतं गंमत आहे की लोकशाहीमध्ये कोणाला जनता डोक्यावर घेईल आणि कोणाला जनता धाराशाही करेल हे सांगता येत नाही। या निवडणुकीने पुन्हा एकदा ते दाखवले। मोठ्या प्रमाणामध्ये यश मिळालेलं आहे,
मागच्या वेळेस दातृत्व दाखवत भाजपाने एकनाथ शिंदेना सीएम पद दिलं. आता सगळ्या तुमच्या लोकांच्या सगळ्या अनेक राजकीय नेत्यांचे बाईट्स येत आहेत की बाबा प्रतिक्रिया येतात की भाजपाला आता यश मिळालं तर भाजपाने मुख्यमंत्रीपद घ्यायला हवं. या बाबतीत माननीय अमितभाई शहांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये क्लिअरली सांगितलेलं आहे, मुख्यमंत्रीपद हे कुठल्या निकषावर नाही. मुख्यमंत्रीपद तीनही पक्षाचे नेते एकत्रित बसून ठरवतील. एकनाथराव शिंदेजी त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, अजितदादा त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत आणि आमचे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत त्यांना आमचं पार्लमेंटरी बोर्ड ऑथराईज करतं. ते बसून जो निर्णय घेतील तो निर्णय असेल. कुठलाही वाद नाही आहे, कुठलाही विवाद नाही. सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी. हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी. अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, अजित पवार जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथराइज करता है. तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे. हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे. जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं. बाबा आता पूर्ण रिझल्ट संपू द्या. आता मी आणि अजितदादा आता सीएम साहेबांकडे चालू आहे. आम्ही बसून जरा पुढचा काय कार्यक्रम करायचा तो चॉकआउट करू आणि तुम्हाला नीट सांगू. मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से लोगों ने अपना मैंडेट ले लिया. लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है. बाला साहब ठाकरे के हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी लेजिटिमसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है और जो मूल एनसीपी है उसकी लेजिटिमसी अजित पवार जी को मिली या निवडणुकीमध्ये पोलरायझेशन करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीकडनं आवर्जून केला गेला, विशेषतः मराठवाड्यामध्ये आणि विदर्भामध्ये पण वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा स्वरूपाचा प्रचार केला गेला. तरी देखील विदर्भ आणि मराठवाडा यामध्ये प्रचंड भाजपाला यश मिळताना दिसतंय. याचं प्रमुख ॲनालिसिस काय? मला असं वाटतं की जेव्हा वारंवार तुम्ही एका व्यक्तीला एका पक्षाला टार्गेट करता त्यावेळी तुम्ही जे टार्गेट करता त्यातली हवा पण निघून जाते आणि त्याची तीव्रताही कमी होते आणि लोकांनाही त्याचं सत्य समजतं. लोकांच्या मनात त्यानंतर एक प्रकारची सहानुभूती तयार होते. लोकांना लक्षात येतं की चुकीच्या पद्धतीनं टार्गेट केलं जातं. तसंच आम्हाला महाविकास आघाडीने ठरवून या ठिकाणी टार्गेट केलं. पण मला असं वाटतं की हळूहळू लोकांनी लक्षात आलं, कारण आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड सांगतो. आम्ही नेहमी पॉझिटिव्ह काम केलेलं आहे, त्यामुळे आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहून लोकांनी या ठिकाणी मतदान केलं. मला असं वाटतं की या निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना ही एकनाथराव शिंदेजींची शिवसेना आहे किंवा एकनाथराव शिंदेजी ज्या शिवसेनेचे प्रमुख आहेत तीच शिवसेना ही आता या ठिकाणी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची आहे. त्याची लेजिटिमसी जी आहे ती आता एकनाथराव शिंदेजींकडे आलेली आहे आणि तशीच राष्ट्रवादी काँग्रेसची लेजिटिमसी जनतेनं अजितदादा पवारांना दिलेली आहे. बोलणं झालं आईसोबत आणि आईचा तर फक्त आशीर्वाद घेतलाय. आईने आशीर्वाद दिलाय आणि अमितभाईंनी खूप आनंद व्यक्त केला आणि अमितभाईंनी या ठिकाणी आमचं अभिनंदन व्यक्त केलं. मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा मुद्दा बना है. इसके बावजूद आपकी पार्टी बड़ी जीत यहाँ हासिल करी. आपके ऊपर चूंकि एक तरह से आरोप हुआ, आपको अभद्र शब्दों में आपके खिलाफ जो है आलोचना करी गई, क्या ये उस वजह से मराठा आरक्षण का जो एक आंदोलन था वो फेल हुआ और जो मैंडेट था वो कहीं ना कहीं आप लोग? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा था कि लोकसभा के चुनाव में हमको 43.6% मिले थे, उनको 43.9% मिले. तो अगर मराठा समाज ने हमको वोट नहीं दिया होता तो क्या हम 43.6% पर पहुँचते? मराठा समाज हमारे साथ था, है और रहेगा.
ओबीसी समाज हमारे साथ था, है और रहेगा, सारे समाज। आज आप जब इसको डिसाइफर करेंगे, जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि सब समाज हमारे साथ में। देखिए, हर समाज की अपनी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि अपनी आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए प्रामाणिकता से काम कौन कर सकता है, तो लोगों का विश्वास होता है। तर 2019ला मला वाटतं की वर्षावर एक प्रेस झाली, त्याच्यानंतर शरद पवारांनी तेल लावलेला पैलवान हे वाक्य बोललं होतं आणि तुमचं आलेलं मायनॉरिटी गव्हर्नमेंट पाडलं गेलं होतं पालनकरांनी, त्याचा बदला घेतलाय का आता? आणि तेल लावलेला पैलवान कुठलाही बदला मी घेतलेला नाही. राजकारणामध्ये जनता ठरवते कोण जिंकेल, कोण हरेल. कधी कधी एखाद्या गोष्टीचा नापसंती ही जनता कळवते. मग यातनं जनतेने कदाचित नापसंती कळवली असेल आणि आमच्या बाबतीत पसंती कळवली असेल. मला असं वाटतं की याला वेगळ्या पद्धतीनं पाहण्याचं कारण नाही. आणि नंबर्स काय आहे याच्या आधारावर मी विरोधी पक्षाचं मूल्यमापन करणार. सर, एक सवाल चाणक्य ये है कि नीतीवरतून जी चर्चा सुरू झालेली आहे, महाराष्ट्र चाणक्य म्हणून शरद पवारांचा उल्लेख वारंवार केला जायचा, आता महाराष्ट्र चाणक्य बदलला आहे. बदलला असेल तर मला माहीत नाही, तर मी एवढंच सांगू शकतो, मी तरी चाणक्य वगैरे काही नाही. मी भारतीय जनता पक्षाचा साधा कार्यकर्ता आहे. माझा पक्ष मला ताकद देतो, माझ्या पाठीशी उभा राहतो, म्हणून मला हे सगळं करता येतं. आमच्या पक्षातले जे वेगवेगळे नेते आहेत हे सगळे नेते माझं नेतृत्व मान्य करतात, म्हणून मला पुढे जाता येतं. त्याच्यामुळे चाणक्य वगैरे नाही. सर्व सांगितलं, हे जे काही आम्ही जिंकलो आहे ही एकत्रित भारतीय जनता पक्षाचा हा विजय आहे. याच्यात देवेंद्र फडणवीसचं कॉन्ट्रीब्युशन हे फार लहान आहे. गैरकानूनी जीत एक ऐसी है, संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया है कि गैरकानूनी जीत है, इस जीत को नहीं मानते क्योंकि जनता आपके खिलाफ थी. और सर, और इसी से एक सवाल इसी पे कंटिन्यू कर देता हूँ सर, क्या देवेंद्र फडणवीस के रूप में समंदर वापस आ गया है? जो लोग घर किनारे पे बसाए थे बह जाएंगे? तो पहली बात तो ये है कि संजय राउत, इनके ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया देता नहीं, लेकिन आज आवश्यकता इसलिए दे रहा हूँ. मुझे ये पता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है, तो बहुत लेजिटिमेट जीता है. वहाँ चुनाव एकदम फेयर हुआ है. वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है. वहाँ पर ईवीएम इतना पक्का था कि वो हैक ही नहीं हो सकता. वहाँ लोकतंत्र का विजय हुआ है. और महाराष्ट्र में अगर हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है तो इलेक्शन कमीशन भी बायस हो गया है, यहाँ का ईवीएम हैक हो गया है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है. ये कभी ना कभी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है. जो आत्मचिंतन नहीं करते जिंदगी में वो समाप्त हो जाता है. मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आत्मचिंतन करना चाहिए, और इस प्रकार से वो बात करेंगे तो क्या लोगों का विश्वास बैठेगा? चलो, थैंक यू. सर, एक फोटो सर, विपिन का फोटो. तो महायुति को अपार जन समर्थन मिलने के बाद आप सुन रहे थे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, जो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. चलिए अब रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का. उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लहर देखने को मिली है. 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है. 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं. आपको बता दें कि एक सीट पर लगभग समाजवादी पार्टी जीत चुकी है. बड़ी खबर, बड़ी जानकारी. और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं. योगेंद्र जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र दोनों जगह से आपके लिए अच्छी खबर है. यहां तक कि आपने समाजवादी पार्टी की जो सीटें थी उन पर भी अब कुछ कब्जा कर लिया. केवल 2 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी हैं. क्या लगता है, बटेंगे तो कटेंगे, जो नारा था वो काम आ गया? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे बिल्कुल सकारात्मक हमारा नारा था माननीय योगी जी का. यानी जो समाज को एक तरफ वो लोग खड़े थे जो समाज को बांट रहे थे पीडीए के नाम पर, किसी और के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर. दूसरी ओर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये लोग खड़े थे. एक लोग वो राजनीतिक ठग खड़े थे जिन्होंने पिछले चुनाव में संविधान दिखाकर, संविधान की किताबियां दिखाकर जनता को गुमराह किया था, और थोड़ा सफल भी हो गए थे उस गुमराह करने में कि अगर मोदी जी तिवारी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, मोदी जी तिवारी आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे. और दूसरी तरफ वो लोग खड़े थे
जो संविधान के कट्टर समर्थक और आरक्षण के समर्थक थे। तो और एक वो ठग एक तरफ थे, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड मोदी जी और योगी जी का एक तरफ था। तो उन दोनों के बीच में ये चुनाव था। ठगी को नकार दिया गया है। वो ठग लोग थे जो कहते थे कि हम चुनाव लोकसभा के बाद खटाखट 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 पैसा आएगा, आप सबके उसमें खाते में पर्चियां बांट दी गई थी कि 1 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा इस पर्ची को दिखाते ही। लेकिन हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड था कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति के लिए कैसे सुविधा उसकी चिंता की जाए, वो रिकॉर्ड था। और इसलिए इन दो के बीच का चुनाव था। एक तरफ मोदी जी योगी जी का नेतृत्व था और दूसरी तरफ बौने नेतृत्व थे, इनके बीच का चुनाव था। और जनता को ठगी में नहीं आई, जनता समझ गई। काट की इनको भी समझ लेना चाहिए कि काट की गड्डियां बार बार नहीं चढ़ती। चुनाव में प्रचंड बहुमत जो एक फिजा बनी हुई है देश प्रदेश की, वह सामने आया है उत्तर प्रदेश में भी। बिल्कुल। और योगेंद्र जी देखिए, देख रहे हैं कि कुंदरकी का जो जख्म था, यानी कि अयोध्या का जख्म कुंदरकी के जरिए भर भी गया है। ना कोई बटा है ना कोई कटा है, सारे समर्थक एकजुट होकर बीजेपी को आगे बढ़ा चुके हैं यहाँ पर। तो बेशक, क्योंकि मैंने कहा था अभी आपसे कि जनता को काट की हंडियां बार बार नहीं चढ़ती। जनता ने देख लिया कि जी मंत्री जी, आपके पास अभी वापस हम आते हैं, लेकिन पहले सुना देते हैं आपको डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं। वापस मंत्री जी के पास हम आएंगे। चलिए वापस। जी मंत्री जी बताइए, माफी चाहते सर, बताइए सर। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि जहां पर एक और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, योगी जी की कानून व्यवस्था की बेहतरी, एक वो दौर भी देखा लोगों ने कि जब यहाँ पर माफिया निकलते थे अपने काफिले लेकर, इवन कर्फ्यू में काफिले लेकर राइफल लेकर निकलते थे, जनता उनके काफिलों को देखकर दहशत से घरों में घुसती थी। एक वो माहौल भी देखा इस देश के प्रदेश की जनता ने कि जब इन माफियाओं को पुलिस पकड़ कर ले जाती थी और इनके दहशत भरे चेहरे जनता घरों से निकल कर देखने आती थी। इन दोनों माहौलों के बीच का वो चुनाव था। और स्वाभाविक है कि कभी माफियाओं के साथ या माफियाओं के समर्थक के साथ, माफियाओं के संरक्षकों के साथ जनता नहीं खड़ी होती। एक और वो लोग खड़े थे चुनाव में जो अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ते थे। मुलायम सिंह जी ने, आपको याद होगा, एक बार कहा था बलात्कारियों के समर्थन में कि इस उम्र में ये गलतियां लड़कों से हो ही जाती है, यानी अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ना। वहीं दूसरी और उनके पुत्र अखिलेश जी विज्ञान से जोड़ रहे थे कि कोई अपराधी जब पकड़ा गया तो बलात्कारी कि साहब इसका पहले डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो ये एक और खड़ा था कि अपराधी को बचाने के लिए, वो अपराध को संरक्षित करने के लिए एक ये विषय था। और दूसरी तरफ मेरे नेता योगी जी कहते थे जो करेगा वो भरेगा। इस बीच का चुनाव था। हम एक सात्विक प्रवृत्ति का चुनाव लड़ रहे थे, उस तामसिक प्रवृत्ति का चुनाव लड़ रहे थे, हम जीत गए। मंत्री जी, अभी कुछ रोज पहले ही मैंने आपका यूपी भवन में साक्षात्कार किया था। उस दौरान आपने अखिलेश यादव को लेकर एक बात कही थी। आपने कहा था कि जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव दे रहे हैं ये जनता के सर के परे से है, क्योंकि जो पीडीए का समर्थन है वो तो बीजेपी के एनडीए के साथ है। वही सब देखने को मिला है। क्योंकि अगर खैर की बात करें तो वाल्मीकि समाज से आने वाले काफी ज्यादा बहुमत से आगे चल रहे हैं। हमारे साथ सब लोग हैं जी। इन्होंने सिलेक्शन किया है कुछ का और उनको बांटने का प्रयास किया है। इसीलिए माननीय योगी जी को कहना पड़ा कि बटेंगे तो कटेंगे। इन्होंने बांटने का प्रयास किया। देखिए, शॉर्टकट राजनीति वो लोग करते जिनके पास अपना कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, अपना कोई कृतित्व नहीं होता। वो वही ऐसी शॉर्टकट राजनीति करते, जातिवाद की राजनीति करें, क्षेत्रवाद की राजनीति। I am not contemplating anything about it. It is for the top leaders. It is for the Mahayuti to decide about its leader. And lastly, the entire campaign, how was it and how do you feel today? Oh, it was hectic and everyone gave their best. I was also in. जी सर। हाँ, तो यही मैं कह रहा था कि जैसे मुझे अगर मैं आगरा से आता हूँ, आगरा के आसपास मेरी सेवाओं का क्षेत्र है, मुझे आप इलाहाबाद लड़ने भेज दें तो मैं क्या करूंगा? छोटे नारे पे चढ़ने लगूंगा, शायद जातिवाद पे या किसी बात पे। जिन लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में कुछ नहीं किया, वो छोटे नारों के साथ जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, रिश्तेदारीवाद के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। और जिन्होंने काम किया है, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति, जिस नेता ने समुद्र के धरातल से लेकर चांद तक में तिरंगा फहराया है, वो क्या जीतेंगे हमारे सामने? कश्मीर में तिरंगा का विरोध करने वालों के साथ खड़े होते हैं।
योगेश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ही के क्षेत्र में आगरा में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। उसकी गूंज महाराष्ट्र तक सुनाई दी। हालांकि उसके साथ एक और नारा चला, एक है तो सेफ है, उसमें भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मतभेद देखने को मिले। क्या इस नारे ने झारखंड में कमाल नहीं करके दिखाया? क्या ये नारा झारखंड में काम नहीं आया, या फिर आप अपनी नीतियों को झारखंड में जनता तक नहीं पहुंचा पाए? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे आगरा की धरती से योगी जी ने एक आह्वान किया था, और उसी का एक दूसरे शब्दों में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तीसरे शब्दों में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये है। कहीं उनका अगर झारखंड में ऐसा नहीं हो पाया तो हम ये नहीं कहेंगे कि नारे की आत्मा गलत थी, नारे की चिति गलत थी, नारे की प्रकृति गलत थी। वो प्रकृति वही है, चिति वही है, आत्मा वही है, लेकिन कहीं पर अगर कुछ और कारण रहे और वो कारण से हम थोड़ा पिछड़ गए, तो वो उसके लिए नहीं है कि हमारे जो स्लोगन थे या हमारी जो सैद्धांतिक बात जो कही थी कि बटेंगे तो कटेंगे, वो गलत हो गई। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, लेकिन अगर देखें यूपी उपचुनाव के रिजल्ट की हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो एक जख्म मिला था वो भरता हुआ नजर आया, और 9 में से 7 सीटों पर आपने बढ़त बनाई। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मीरापुर और कुंदरकी को लेकर सवाल भी उठा रही है। वो ये नहीं देख रही कि सीसामऊ और करहल वो जीती भी है, जहां पर हारी है उसको लेकर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। देखिए, जिन सीटों पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या हम वो वही सवाल का हम उन्हीं सरकमफ्रेंस में करहल नहीं लड़ सकते थे? हम उसी सरकमफ्रेंस में दूसरी सीसामऊ नहीं लड़ सकते थे? जब वो उन बातों को उठाते हैं, जैसे कभी ये तो इन लोगों की आदत है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या संवैधानिक स्थितियां, उन पर सवाल खड़े करो। ईवीएम, बल्कि मैं गुजारिश करूंगा, विनम्र गुजारिश मीडिया से भी, ये बार बार ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, हम उनके वक्तव्यों को जनता को बताते हैं। सिद्ध हो चुका है कि ईवीएम ठीक है। अभी प्रियंका जी जीती है, ईवीएम ठीक है जी। महाराष्ट्र हारे तो ईवीएम खराब है जी। ऐसे ही जहां पर वो जीते हैं तो कोई बात नहीं, जहां हारे हैं तो वहां प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है। वास्तव में तो करहल भी वो हारे हैं। जिस सीट को अभी तक वो 60,000 65,000 से जीतते आए हैं, अगर वो 10-12 हजार से जीतते हैं तो एक तरह से नैतिक हार है उन लोगों की, जो उनकी एक पुश्तैनी जायदाद की तरह थी। वास्तव में करहल में जो नारा लगा था कि वोट करहल का, राज सफाई का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो वहां की जनता समझ गई। अब धीरे धीरे और समझ में आएगा, तो एक दिन करहल भी परास्त होंगे। जी, दोपहर में ये खबर सामने आई कि फूलपुर सीट पर वोटिंग जो है, काउंटिंग रोक दी गई है, वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है धांधली का, फूलपुर को लेकर के भी। वो मैंने कहा ना कि धांधली का, जहां जीत रहे वहां धांधली का आरोप नहीं। जी, 2 जुबान एक ही समय में ये करने की आदत में इनसे बड़ा उदाहरण कोई मिलेगा नहीं, समाजवादी या कांग्रेसियों की। तो वही बात है भाई, मैं फिर दोहरा रहा हूं अपने आप को, झारखंड में वो बात नहीं हो रही है, प्रियंका वायनाड में वो बात नहीं हो रही है, वो बात महाराष्ट्र में हो रही है, उत्तर प्रदेश के उन सीटों पर, जिन सीटों पर भाजपा जीत रही है वहां के लिए हो रही है। तो ये तो अपने आप समझदारी जनता समझती है। अभी आप ईवीएम का जिक्र भी कर रहे थे, महाराष्ट्र की हम बात कर लेते हैं। सुबह से जैसे जैसे रुझान बीजेपी के पक्ष में आते गए, संजय राउत कह रहे कि कुछ तो गड़बड़ है। भले उन्होंने जेएमएम को लेकर तो नहीं कुछ कहा कि जेएमएम क्यों आखिर झारखंड में बढ़त बनाए, लेकिन हाँ, मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है उनके चरित्र में, उनकी चाल में, उनके जनता की सेवा में न होकर व्यक्तिगत परिवारों की सेवा में। एक तरफ परिवारवादी लोग खड़े थे, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी लोग खड़े थे, तो यही गड़बड़ है। परिवारवादी लोग जब राष्ट्रवादी बन जाएंगे, वो असली शिवसेना जो कहते हैं अपने आप को, बाला साहब ठाकरे के पुत्र, वह भी घोर 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 परिवारवादी हो गए। जनता ने उन्हें ठुकरा दिया, बता दिया कि जो बाला साहब कहा करते थे कि अगर जिस दिन कांग्रेस की गोद में मुझे बैठना पड़ा, मैं उससे अच्छा राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा, अपनी दुकान बंद कर दूंगा। जनता ने बाला साहब की उस आवाज को आज समझा दिया उनको कि तुम्हारी राजनीतिक दुकान बंद कर दी गई। कांग्रेस को समझ में आ गया कि आज वो विपक्षी नेता होने के लायक स्थिति में नहीं हो गई। ये स्थिति है इन लोगों की।
जनता समझती है, दो मुही बातों को जनता जानती है। जी योगेंद्र जी, इस उपचुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर कुछ राजनीतिक विश्लेषक देख रहे थे। क्या ये माना जाए कि 27 की जो उम्मीद है वो बढ़ गई है आपके लिए? देखिए, आश्वस्त हैं आप? जो हमारे पास नेतृत्व है, माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का, माननीय बड़े हमारे वरिष्ठ नेताओं का, हर प्रदेश में अपने नेता मौजूद हैं, ऐसे नेताओं का, हमारे कृतित्व का, यदि मैं कहता हूं कि चांद तक काम हुआ, समुद्र के तल तक काम हुआ, बड़े से बड़े शहरों में काम हुआ, स्मार्ट सिटी बनी, तो अंतिम छोर पर बैठे गांव की पगडंडियों पर भी काम हुआ। तो इसके परिणाम हमको मिलेंगे और ये हमको सत्ता देती रहेगी और बड़े लंबे समय तक देती रहेगी। जब हम भी अगर गलती से भी समाज की सेवा से हट जाएंगे तो उस दिन जनता हमको भी जवाब देगी। देखिए, राजनीति कभी गलत नहीं होती। राजनीति तो किन व्यक्तियों के हाथ में सौंपी जा रही है वह ऐसी हो जाती है। राजनीति तरल पदार्थ की भांति है। बिल्कुल, राजनीति के बारे में और भी कुछ समझेंगे, हर राज्य को लेकर आपसे बातचीत करेंगे सर। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लेने का एक वक्त हो चुका है और रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं और ये चर्चा लगातार जारी रहेगी।